राधे राधे। स्वागत है आप सभी का सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन में। लास्ट यूनिट बच रही थी आपके पैथोलॉजी में। पैथोलॉजी सेकंड हो चुकी है। पैथोलॉजी फर्स्ट में यूनिट नंबर 2 फर्स्ट हो चुकी है, थर्ड हो चुकी है। यूनिट 2 बच रही है। जो यूनिट 2 है वो भी आज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद में आप सभी के कमेंट्स आ रहे थे कि एक उसके लिए जरूर आ रहा था कि फार्मेकोलॉजी 20 को ना डालो, वो वन शॉट वाला। ठीक है, उसको जल्दी डाल देंगे जैसा आप चाहो। ठीक है, वन शॉट में आपकी क्लास होगी स्पेशल पैथोलॉजी की। बीएस नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर वाली क्लास है ये। तो स्टार्ट करते हैं। अब एक बात और सुनो आप, इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें आपके मतलब जो भी सिस्टम बच रहा है, जैसे कि रेस्पिरेटरी बच रहा है, कार्डियोवास्कुलर बच रहा है, ओके, डाइजेस्टिव, जो सिस्टम बच रहे हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। अब इसमें आप कहोगे सर पूरे टॉपिक नहीं पढ़ाए। पूरे टॉपिक इसलिए नहीं कराए क्योंकि ये जो क्लास होगी इसमें एक या दो टॉपिक छूट रहे हैं आपके, मतलब अप्रोक्स थोड़े बहुत टॉपिक छूट रहे हैं। वो इसलिए छूट रहे हैं क्योंकि वो आपके आगे हो चुके हैं। ठीक है, और मैं आपको इसमें बताऊंगा कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है वो आपको याद ना हो तो उसके साथ कैसे डील करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले पढ़ते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में। आपके सिलेबस में दे रखा है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, पैथोलॉजी में। अब वो सब क्या है, पैथो फर्स्ट यूनिट नंबर 2 में ही है वो। आपने अगर सिलेबस देखा हो ध्यान से तो किसी किसी को तो अभी तक सिलेबस के बारे में पता नहीं है क्या सिलेबस। देखो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, एथेरोस्क्लेरोसिस। तो ये क्या होता है? पहली चीज़ तो ये किसकी है, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर होता है। सेकेंड कौन सी है ये होता है अपने वेसल्स के बारे में, मतलब आर्टरीज, जिसे बोलते हैं अपन CAD। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज बोल सकते हैं इसको, आर्ट्रियल डिजीज बोल सकते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए तो कैसे डील करना है इसको देखो। एथेरोस्क्लेरोसिस होता क्या है? इट इज अ chronic disease in which fatty deposit plaque build up in the side of arteries leading to narrowing blood vessels या वेसल वॉल। ओके, होता क्या है आप सबको पता है, ये अपने पास ब्लड वेसल्स या इसमें क्या है आर्टरीज है, क्या बन जाता है? प्लेग बन जाता है साइड में, साइड ऑफ वेसल्स, साइड ऑफ आर्टरी क्या बन जाता है? प्लेग बन जाता है। जिससे क्या होता है, जो आर्टरीज है वो क्या हो जाती है? नैरो हो जाती है, सकड़ी हो जाती है, सकड़ी हो जाती है, पतली हो जाती है, नैरो हो जाती है। इससे क्या होगा, ब्लड वेसल्स में से ब्लड इनफ अमाउंट में नहीं जा पाएगा। नहीं जा पाएगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाएगी, ऑर्गन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी। ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो क्या होगा, स्टेमिया हो जाएगा सर। बिल्कुल स्टेमिया हो जाएगा। स्टेमिया हो जाएगा तो ज़्यादा टाइम तक स्टेमिया रहा तो नेक्रोसिस हो सकता है, हमने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में। ओके सर, नेक्रोसिस हो जाएगा। तो नेक्रोसिस हो जाएगा तो क्या क्या होने के चांसेस है? MI, बिल्कुल MI होने के चांसेस है। और सर स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक होने के चांसेस है, बिल्कुल सही, जिसे हम बोलते हैं CVA, कार्डियो सेरेब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट। पढ़ रखा है सब अपने। देखो ये बात कर ली हमने, प्लेग बन जाता है जिससे आर्टरी वो नैरो हो जाती है। ओके, जिससे क्या होगा, रिड्यूस ब्लड फ्लो कम जाएगा, लीड टू द हार्ट अटैक आने के चांसेस है, जिससे अपन MI बोलते हैं। स्ट्रोक, स्ट्रोक को अपन क्या बोलते हैं? CVA। ठीक है, ब्रेन स्ट्रोक या स्टेमिक स्ट्रोक बोलते हैं। एंड सीरियस प्रॉब्लम, और भी बहुत सारे कुछ सीरियस प्रॉब्लम है वो होने के चांसेस रहते हैं, जैसे एंजाइना। एंजाइना में भी कुछ ऐसा ही होता है। ओके, अब बताओ यहाँ पे कोई दिक्कत आपको? ईजी तो टॉपिक है आपके। होता क्यों ऐसा? तो इसलिए होता है हाइपरटेंशन के कारण। अब हाइपरटेंशन क्यों होगा? जब ये नैरो हो चुकी है तो यहाँ पे तो प्रेशर कम लग रहा है और यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा लगेगा, तो हाइपरटेंशन हो गया, BP इंक्रीज। स्मोकिंग हो गया, डायबिटीज मेलाइटस हो गया, ओबेसिटी, जेनेटिक एंड हाई कोलेस्ट्रॉल, LDL। LDL यहाँ पे क्या आएगा? LDL आएगा। कभी कभी MCQs में पूछ लेते हैं कि CAD की जो डिजीज़ है या फिर एथेरोस्क्लेरोसिस है वो किसके कारण होता है। अब वहाँ पे आपको क्वेश्चन में दे देंगे कि HDL, LDL, ठीक है, और यदि आपके पास कोई भी लिपिड हो गया, कुछ भी दे सकते हैं, तो वहाँ पे आप LDL लगा के आएंगे। फिर आता है फीचर्स। अब देखो पैथोलॉजी है, पैथोलॉजी में हम पढ़ते क्या है, सभी के डाउट रहता है पैथोलॉजी में सर हम पढ़ना क्या है, पूरे MSN की तरह। देखो वो जो टॉपिक MSN में है वही टॉपिक पैथो में भी है। ठीक है, तो कन्फ्यूजन ना हो, कंफ्यूज ना हो। क्यों करना क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि MSN है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है, इसमें हमें क्या करना है, नर्सिंग मैनेजमेंट वगैरह लिखना है, जबकि इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट नहीं लिखना। पैथो में नर्सिंग मैनेजमेंट नहीं लिखना। पैथो में कोई भी डिजीज है उसके बारे में थोड़ा बहुत इंट्रो के बाद में अगर लिखना चाहो ईटियोलॉजी लिख दो, डायग्नोसिस लिख दो। ठीक है, उसके बाद में हमें लिखना है पैथोलॉजिकल चेंजेस। पैथोलॉजी में क्या लिखना है? पैथोलॉजिकल चेंजेस लिखना है, जिसमें आएगा ग्रोस एंड माइक्रोस्कोपिक, मतलब वो डिजीज हुई है तो उससे क्या क्या चेंजेस हुए हैं, ठीक है, वो आना है। अगर माइक्रोस्कोप से हम देख रहे हैं तो माइक्रोस्कोपिक चेंजेस आएगा, और ग्रोस में
डायरेक्ट फिजिकली देख रहे हैं, ठीक है। आगे बात समझ में। एमएसएन में ऐसा नहीं होता। एमएसएन में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या लिख सकते हो, पैथोलॉजी लिख सकते हो, जबकि पैथोलॉजी में, सॉरी एमएसएन में क्या, पैथोफिजियोलॉजी लिख सकते हो, लेकिन जो पैथोलॉजी है इसमें आप नर्सिंग मैनेजमेंट वगैरह नहीं लिख सकते हो। आगे डिफरेंस समझ में आ गया। तो अभी आ गया वही पैथोलॉजिकल चेंजेस, ठीक है। पैथोलॉजिकल चेंजेस जैसे ये डिजीज हो जाती है तो क्या क्या देखने को मिलता है, तो फैटी स्ट्रैक येलो एंड फ्लैट, ठीक है। जो वो अपनी वो थी, क्या था वो अपना, आर्टरीज, ठीक है, उसमें क्या है, ये कुछ दिखने को मिलेंगे। और रेस्ड वाइट येलो प्लेग्स, ठीक है, अभी हमने देखा है प्लेग का। अब ये तो आपको क्या, ये तो याद करने पड़ेंगे देखो अलग अलग डिजीज के, लेकिन फिर भी हम एक अगर नॉर्मल देख के चले तो मेन 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 क्या होता है कि ज़्यादातर इन्फ्लामेशन होता है। इन्फ्लामेशन होगा तो ग्रोथ में अपन क्या लिख सकते हैं, इन्फ्लामेशन ऑफ, अब कोई भी ऑर्गन लिख दिया, इन्फ्लामेशन ऑफ आर्टरीज, या फिर मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ, अगर सीरोसिस है, हेपेटाइटिस है तो इन्फ्लामेशन ऑफ हेपेटिक सेल्स, ठीक है। और इन्फ्लामेशन है तो स्वेलिंग आएगी, स्वेलिंग ऑफ हेपेटिक सेल। पेन होगा तो वो सब अपन यहाँ पे ग्रोथ में लिख देंगे, ओके। अब माइक्रोस्कोप में क्या लिख सकते हैं अपन, माइक्रोस्कोप में जैसे कि यहाँ पे क्या है, अब कॉमन लेके चल रहा हूँ, माइक्रोस्कोप में क्या है कि ब्लड काउंट क्या हो जाएगा, अगर कोई इन्फेक्शन है तो ब्लड काउंट इंक्रीज हो जाएगा, जैसे WBC प्लेटलेट्स वगैरह वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। पेन होगा तो नर्व सप्लाई है, वो नर्व सप्लाई में तो पेन सेंसेशन लिख दो, ठीक है। ऐसे आप डील करना सीखो। माइक्रोस्कोपिक फीचर्स में क्या क्या आ सकता है, हाँ ग्रोथ में ये रहेगा अपने हार्ड आर्टरीज, जो आर्टरीज है वो थिक हो जाएगी और हार्ड हो जाएगी, ओके। माइक्रोस्कोपिक फीचर्स में क्या क्या है, माइक्रोस्कोप फीचर में फॉर्म सेल्स हो गया, जैसे मैक्रोफेज फिल्ड विद लिपिड्स, मैक्रोफेजेस होते हैं वो लिपिड से फिल हो जाएंगे। मैक्रोफेजेस पता है आपको क्या होता है, नेक्रोटिक, नेक्रोटिक लिपिड कोर हो जाएगा। लिपिड क्यों, क्योंकि मैं देखा भी किससे के कारण हुआ है, LDL के कारण हुआ है। और फाइब्रस केप ओवर प्लेग, प्लेग है उसके वहाँ पर फाइब्रस हो जाएगा, ठीक है। अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तब पता चलेगा ऐसा कुछ। तो इन्फ्लामेटरी सेल्स होगी, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे चेंजेस। कॉम्प्लिकेशंस, जैसे अभी देखा कॉम्प्लिकेशंस में हमने सीधी एक लाइन देखी थी, क्या कर सकते हैं, हार्ट अटैक आ सकता है, स्ट्रोक आ सकता है, सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। तो कॉम्प्लिकेशंस में हार्ट अटैक आ गया, वो EMI, स्ट्रोक आ गया, एन्यूरिज्म आ गया, सडन डेथ हो गई। अब एन्यूरिज्म क्या होता है, डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स, जैसे ये नॉर्मल क्या है ब्लड वेसल्स है, लेकिन क्या हो डायलेट हो जाए, ये जैसे ये हो जाए, ये ऐसी हो जाए ब्लड वेसल्स। एन्यूरिज्म हमने पढ़ा था MSN फर्स्ट में, ये होता है एन्यूरिज्म। प्रिवेंशन ऑफ एंड मैनेजमेंट, अब इसका कैसे प्रिवेंट करें, कैसे मैनेज करें, तो हेल्दी डाइट लो पहली चीज़, तो इसमें फैट क्या हो कम हो, क्यों, क्योंकि कभी कभी कोलेस्ट्रोमिया पढ़ा था ना हमने, ब्लड के अंदर हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। रेगुलर एक्सरसाइज करो, कंट्रोल ब्लड प्रेशर, शुगर एंड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करो, स्टॉप स्मोकिंग, मेडिकेशंस जैसे एंटीप्लेटलेट्स, एंटीप्लेटलेट्स कौन सी होती है, एंटीप्लेटलेट्स, एस्प्रिन होती है सर, जिसको एस्प्रिन को भी लो डाइट में, सॉरी लो डोज में दे तब, ठीक है। एस्प्रिन दोनों काम करती है, एस्प्रिन NSAID भी होती है और एंटीप्लेटलेट्स भी होती है। अगर हाई डोज में देंगे तो NSAID की तरह काम करेगी, लो डोज में देंगे तो एंटीप्लेटलेट्स का काम करेगी। एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी कर सकते हैं अगर सीवियर हो तो, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास MI, नेक्स्ट डिजीज है वो आती है MI, सबने पढ़ रखा है MI क्या होता है। MI क्या है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन इज द डेथ ऑफ नेक्रोसिस, इज द डेथ ऑफ नेक्रोसिस। नेक्रोसिस क्या होता है, टिश्यू डेथ, पढ़ रखा है, ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट मसल, ड्यू टू सडन ब्लॉकेज ऑफ ब्लड सप्लाई, यूजुअली ये ब्लड क्लॉट इन द कोरोनरी आर्टरीज, ठीक है। वही चीज़ आ गई, ये आर्टरीज है कोरोनरी आर्टरीज, उसमें ब्लड क्लॉट बन जाए, ब्लड क्लॉट बन जाए तो ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी, ब्लॉकेज हो जाएगी, ब्लॉकेज हो जाएगी तो हम ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी टिश्यूज तक, तो नेक्रोसिस हो जाएगा और MI हो जाएगी, खत्म। कॉजेज एंड रिस्पेक्ट तो वही एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, हाइपरटेंशन, LDL, स्मोकिंग, डायबिटीज, ओबेसिटी, स्ट्रेस एंड फैमिली स्ट्रेस, ठीक है। पैथोजेनेसिस, अब या तो आप पैथोजेनेसिस भी लिख सकते हो या फिर फिजिकल सॉरी पैथोलॉजिकल चेंजेस भी लिख सकते हो, जो आपकी इच्छा हो, ठीक है। जैसे अब कैसे बना, एक तरीके से ये पैथोफिजियोलॉजी हो चुकी है। सबसे पहले क्या हुआ, प्लेग फॉर्मेशन द कोरोनरी आर्टरीज, सबसे पहले क्या हुआ, ये हमने बना लिया कोरोनरी आर्टरीज, इसमें सबसे पहले तो प्लेग बनेगा, ठीक है। क्या बन गया, प्लेग बन गया, ये हो गया प्लेग तैयार। उसके बाद में क्या होगा, प्लेग रप्चर्स, प्लेग क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा, प्लेग रप्चर हो जाएगा, प्लेग रप्चर हो जाएगा, ये ऐसे प्लेग रप्चर हो गया, ठीक है। फिर थ्रोम्बस या ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन, ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ब्लड क्लॉट भी कौन सा, इंट्रावस्कुलर, ठीक है, इंट्रावस्कुलर ब्लड क्लॉट। उसके बाद में क्या होगा, कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ आर्टरीज, आर्टरीज ब्लॉकेज हो जाएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, क्लॉट बन गया है, क्लॉट बन गया तो आर्टरीज ब्लॉक हो गई, ब्लॉक हो गई तो
रिड्यूस डिक्रीज ब्लड फ्लो इन द हार्ट मसल्स तक ब्लड फ्लो कम हो जाएगा और इस्चेमिया हो जाएगा, जिससे नेक्रोसिस हो जाएगा। ये होता है एम आई की ऐसे होता है एम आई पैथोलॉजी पैथोफिजियोलॉजी। क्लिनिकल पिक्चर्स क्या क्या देखने को मिलता है, साइन सिम्टम्स तो सीवियर चेस्ट पेन होगा 30 मिनट से ज़्यादा के लिए, पेन रेडिएट्स टू कहाँ पे पेन हो सकता है, लेफ्ट आर्म पे, जा मतलब जबड़ा, ठीक है, और नेक यहाँ पे पेन होगा 30 मिनट से ज़्यादा होगा, स्वेटिंग पसीने आएंगे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग डिस्निया हो जाएगा, नोजिया वॉमिटिंग भी होगी, ठीक है। नोजिया वॉमिटिंग तो सब में लिख सकते हो आप। ट्रीटमेंट क्या दें, ट्रीटमेंट देंगे मॉर्फिन, ऑक्सीजन, ऑटो सप्लाई, नाइट्रेट्स एंड एस्पिरिन एंड आगे एस्पिरिन एंटीप्लेटलेट्स का काम करेगी, जो कि जो यहाँ पर थ्रोम्बस बना था, ये थ्रोम्बस बना था, इसको थ्रोम्बोलाइटिक मतलब कि एंटीप्लेटलेट्स, हाँ थ्रोम्बोलाइटिक भी दे सकते हैं अपन, थ्रोम्बोलाइटिक जैसे स्ट्रेप्टोकाइनेज दे सकते हैं, यूरोकाइनेज दे सकते हैं। मॉर्फिन क्यों देंगे, सीवियर पेन है तो मॉर्फिन देंगे। मॉर्फिन क्या होता है, मॉर्फिन होता है ओपोइड्स, ओपियोइड्स होता है, आगे बात समझ में, आगे चलते हैं। टीबी, व्हाट इज टीबी, ट्यूबरक्लोसिस इज द क्रोनिक इन्फेक्शियस डिजीज। अब देखो टीबी वगैरह सब हमने पढ़ रखी है, तो टीबी होती क्या है, टीबी एक क्रोनिक इन्फेक्शियस डिजीज होती है, जो किसके कारण होती है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होती है, पता है आपको, जो किसे अफेक्ट करती है, लंग्स को अफेक्ट करती है। बट इट कैन इन्वॉल्व एनी ऑर्गन, लेकिन ये किसी भी ऑर्गन पर हो सकती है, जैसे कि अगर स्पाइन में हुई तो क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे पोर्स स्पाइन, क्या बोलेंगे, पोर्स स्पाइन, ठीक है, मतलब किसी भी ऑर्गन तक हो सकती है। चलो भाई, होता क्यों है ये सब, तो ये होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होता है, जो कि एसिड फास्ट बेसिलस होता है। माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ रखा है हमने, क्या होता है एसिड फास्ट, स्टेनिंग करती है हमने। स्प्रेड बाई एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स, किसके थ्रू फैलता है, ट्रांसमिशन किसके थ्रू होता है, तो वाया एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स के थ्रू होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन पर्सन टू पर्सन वाया कफिंग, स्नीजिंग, टाकिंग, बोलने से भी फैलता है ये। तो अगर कोई अफेक्टेड पर्सन हो उससे दूरी बनाए रखे। माइक्रोस्कोपिक चेंजेस क्या क्या मिलेगा, ग्रेनुलोमास में एपिथेलियोइड सेल दिखेगी आपको, ठीक है, मतलब कि अब ये तो आपको याद करने, देखो चारोडियम साइड वगैरह कर लेना इनको। तो सिम्टम्स में जैसे कि कफ हो गया, 2 वीक से ज़्यादा कफ, फीवर स्पेशली इन द इवनिंग, शाम के टाइम पे ज़्यादा कफ मिलेगा, नाइट स्वेट हो गया, रात में पसीने आएंगे, वेट लॉस हो जाएगा विदाउट ट्राइंग। हिमोप्टेसिस एंड चेस्ट पेन, हिमोप्टेसिस एक टर्म है जिसका मतलब होता है कफिंग विद ब्लड, कफ के साथ ब्लड आना, ठीक है। डायग्नोस करें तो डायग्नोस के लिए स्पूटम टेस्ट फॉर एसिड फास्ट बेसिलस, सीबीनाट नाम सुना होगा आपने, सीबीनाट टीबी के लिए, सीबीनाट टीबी लेब में गए हो तो चेस्ट एक्सरे कराएंगे, मेंटॉक्स टेस्ट होगा, जिससे अपन ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रखा है आपने पूरा अच्छे तरीके से, ये सारे इंक्रीज हो जाएगा। बायोप्सी मतलब अगर दूसरे किसी एक्स्ट्रा पल्मोनरी है तो अपन बायोप्सी करवा सकते हैं, टिश्यू बायोप्सी वगैरह। अब टीबी भी क्या 2 टाइप की होती है, पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी, जिसमें केवल लंग्स अफेक्टेड हो वो होती है पल्मोनरी, और लंग्स के अलावा कोई और हो तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी। देन सीओपीडी, व्हाट इज सीओपीडी, सीओपीडी क्या होता है भैया, तो सर सीओपीडी ऐसा है, सीओपीडी एक डिसऑर्डर होता है, नॉट ए डिजीज। सीओपीडी इज अ क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज या डिसऑर्डर होता है, सॉरी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, लंग डिजीज होती है, इसमें बहुत सारी डिजीज शामिल होती है, जैसे एक तो हो गया अस्थमा, आपका क्या हो गया, अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, एक हो गया एम्फाइसीमा, ठीक है। ये अप्रोक्स 3-4 डिजीज है वो मिली हुई थी इसमें, ठीक है। तो लंग्स डिजीज विच एयर फ्लो होता है, ठीक है, ये एल्वुलाई है, ये एयर फ्लो इज पार्शली ब्लॉक्ड, जो जहाँ पर एयर वगैरह आती है वो बिल्कुल क्या है, ब्लॉक हो जाता है, पार्शली, कंप्लीटली नहीं, पार्शली ब्लॉक हो जाता है, जिससे अब भाई जो हमारे पास एयर आ रही थी वो ब्लॉक हो चुकी थी, तो एयर क्या होगी, कम आएगी लंग्स के पास में, ठीक है। तो लंग कम आएगी तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिस्निया हो सकता है अपने। द डैमेज इज नॉट फुल्ली रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब कि वापस से सही हो सकता है, लेकिन यहाँ पे लिखा है नॉट फुल्ली रिवर्सिबल, पूरी तरीके से सही नहीं हो सकता है वापस से। सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलता है, जैसे क्रोनिक कफ, बहुत टाइम तक कफ आ रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ अभी देखा हमने, विजिंग साउंड आएंगे, चेस्ट टाइट हो जाएगी, चेस्ट टाइटनेस हो जाएगी, म्यूकस प्रोडक्शन हो जाएगा, म्यूकस बन रहा है तो क्या देंगे, म्यूकोलाइटिक दे देंगे, फेटिक होगा, वेट लॉस हो जाएगा, जैसे एम्फाइसीमा में होता है ये सब। स्वेलिंग इन द लंग लेग्स, जो पैर है वहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी, किसमें देखने को मिलता है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के सिम्टम्स है ये। क्या क्या चेंजेज आएंगे, हाइपर क्या कहेंगे, यहाँ इन्फ्लाम्ड आएगा, ठीक है, हाइपर इन्फ्लाम्ड लंग्स, बुले फॉर्मेशन, जैसे एयर फिल्ड स्पेस इन द लंग्स,
म्यूकोपुरुलेंट सिक्रेशन इन द ब्रोंकाई इन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। अभी आपको याद करना है, देखो, क्योंकि हमने पहले क्या पूरी पढ़ रखी है, ठीक है, एमएसएन में पूरी डिजीज के बारे में पढ़ रखा है, तो अब पूरा समझने का टाइम तो है नहीं, आप करें इनको, और अगर समझना हो तो आप एमएसएन एक बार जाके देखें। ट्रीटमेंट क्या देंगे? ब्रोंकोडायलेटर देंगे, जिसमें आता है साल्बुटामोल आएगा, इथोफाइलिन, थियोफाइलिन, डेरिफाइलिन, ठीक है। इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जैसे हाइड्रोकोर्टिसोन, बेटामेथासोन, ठीक है, ब्यूडेसोनाइड भी इसी में आता है। एंटीबायोटिक देंगे इफ इन्फेक्शन प्रेजेंट, अगर इन्फेक्शन हो तो म्यूकोलाइटिक, म्यूकस को थिन करता है और एक्सपेल कर देता है बाहर। फिर आता है आपके पास लीवर सिरोसिस। अब लीवर सिरोसिस क्या होता है, ये भी पढ़ रखा है, आपने पढ़ रखा है। इसमें क्या होता है सर, देखो, मोटा मोटा अगर हम देखें तो लीवर सिरोसिस में क्या होता है, जो लीवर है वो सही तरीके से काम नहीं कर पाता है, डिस्फंक्शन हो जाता है लीवर का, और साइज वगैरह इंक्रीज हो जाती है। ऐसा हमने सुना है, पढ़ रखा है, बिल्कुल सही पढ़ रखा है। आप वो चीज़, ये जो सुना है वो लिखे होगे तो भी आपके नंबर मिलेंगे। लीवर सिरोसिस ए क्रोनिक इरिवर्सिबल कंडीशन ऑफ द लीवर कैरेक्टराइज बाई डिफ्यूज फाइब्रोसिस। लीवर टिश्यूज में स्कार बनने लग जाएंगे। लॉस ऑफ नॉर्मल लीवर आर्किटेक्चर्स, जो नॉर्मल लीवर था वो कंप्लीट लॉस हो जाएगा, स्ट्रक्चर और एनाटॉमिकली एंड फिजियोलॉजिकली बिल्कुल एबनॉर्मल हो जाएंगे। फॉर्मेशन ऑफ रीजनरेटिव नोडुल्स, रीजनरेटिव नोडुल से उनका फॉर्मेशन होगा। और क्या हो सकता है इसमें, इट लीड्स टू प्रोग्रेसिव लीवर डिस्फंक्शन। क्या? प्रोग्रेसिव लीवर डिस्फंक्शन एंड पोर्टल हाइपरटेंशन। पोर्टल हाइपरटेंशन एंड लीवर डिस्फंक्शन होगा इस डिजीज में। क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, क्लिनिकल फीचर्स या साइलेंट सिम्टम्स, जैसे जॉइंटिस हो गया, एसाइटिस। एसाइटिस क्या होता है, एब्डोमिनल कैविटी होती है, उसमें फ्लूइड भर जाता है, आपने देखा होगा, एसाइटिस में फ्लूइड निकालते हैं आपके एब्डोमिनल कैविटी से, स्टोमक पेट से। एडिमा हो सकता है, हिपेटोमेगली और शुगर लीवर, स्पाइडर एंजियोमास, ये सब इसमें देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ वेट लॉस हो गया, नोजा वॉमिटिंग, आप और भी इसमें लिख सकते हो जो हमने मेंशन में पढ़ रखा है। पैथोलॉजिकल चेंजेस, एनलार्ज लीवर डिपेंडिंग ऑन स्टेज, स्टेज के ऊपर डिपेंड करता है कौन सी स्टेज चल रही है उसके अकॉर्डिंग। नोडुलर सरफेस, सरफेस है वो नोडुलर हो जाएगी, लीवर की सरफेस है, सरफेस क्या हो जाएगी, नोडुलर हो जाएगी। फर्म फाइब्रोटिक कंसिस्टेंसी, येलो और ब्राउन कलर, हाँ, जो लीवर है कलर भी चेंज होगा। हाँ, आप ग्रोस में कलर भी चेंज लिख सकते हो, मैंने बताया था आपको, ग्रोस माइक्रोबायोलॉजी है, माइक्रोस ग्रोस पैथोलॉजी, इसमें आप वो भी लिख सकते हो, कलर चेंज हो गया। अगर यूरिन के बारे में बात कर रहा है कोई चीज़, तो उसमें जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम वगैरह है, तो इसमें आप यूरिन स्मेल, बैड स्मेल कर दो, ठीक है, ऐसे एक दो पॉइंट्स अपने हिसाब से बढ़ा लो। माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक में क्या आएगा, फाइब्रस सेप्टा सेपरेटिंग लीवर लोब्यूल्स, लॉस ऑफ नॉर्मल लोब्यूलर आर्किटेक्टिव, डिजेनरेटिव नोडुल्स, वही चीज़ घूम फिर के आती है दोनों में। इन्फ्लामेटरी, अभी आप कहोगे सर ये याद नहीं होते, ये याद नहीं होते, पता है मुझे, इसके एक अलग वीडियो बनाएंगे एक दो दिन में, जिसमें कंप्लीट आपको, अगर नहीं हो रहा तो वो डाल दो आप, ठीक है, इसकी टेंशन मत लो आप, बस एक बार याद करने की कोशिश करो, नहीं होता है तो फिर वो डाल के आ जाना। डायग्नोस के लिए अपन लीवर फंक्शन टेस्ट करेंगे, एलएफटी। एलएफटी में क्या होता है, एल्बुमिन टेस्ट होता है, बिलिरुबिन, एलटीएसटी वगैरह। अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी करेंगे, सीटी, सीटी स्कैन, एमआरआई इसकी लीवर की। अच्छा, और क्या क्या कर सकते हैं हम, और अपन सर लीवर की बायोप्सी कर सकते हैं, लीवर टिश्यू, लीवर का थोड़ा सा टिश्यू निकालेंगे और उसको फिर बायोप्सी कर देंगे डायग्नोस के लिए, बिल्कुल सही है। कोलेसिस्टेसिस, कोलेसिस्टेसिस, अब देखो, कोलेसिस्टेसिस, कोले का मतलब तो हमने देखा था गोल ब्लैडर होता है, आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन होता है, तो अगर गोल ब्लैडर में या गल ब्लैडर में इन्फ्लामेशन हो जाए तो वो होता है कोलेसिस्टेसिस। ओके, इतनी हार्ड नहीं है, आप अगर समझ रहे हो तो, नर्सिंग इतनी हार्ड भी नहीं है। कोलेसिस्टेसिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द गल ब्लैडर, ए स्मॉल ऑर्गन लोकेटेड अंडर द लीवर दैट स्टोर्स बाइल। गल ब्लैडर क्या होता है, जो डाइजेस्टिव फ्लूइड होता है, कौन सा, बाइल, उसको स्टोर रखने का काम करता है। क्वेश्चन आ जाए कि भाई फॉर्मेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर, सॉरी फॉर्मेशन ऑफ द बाइल, फॉर्मेशन ऑफ द बाइल, तो क्या लिखा होगा, कहाँ पे होता है फॉर्मेशन, तो सर फॉर्मेशन तो होता है लीवर में, लेकिन स्टोर कहाँ पे होता है, स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, बिल्कुल सही। अगर उसमें इन्फ्लामेशन हो जाए तो क्या होगा, कोलेसिस्टेसिस हो जाएगा। ईटियोलॉजी होता क्यों है, तो गॉल स्टोन, अगर पथरी हो, ठीक है, पित्त में पथरी, गॉल ब्लैडर में क्या हो, स्टोन हो, ट्यूमर्स हो, बाइल डक्ट ब्लॉकेज हो, अगर इन्फेक्शंस हो और ट्रोमा, ये अगर चांस है तो इन्फ्लामेशन होने के चांसेस रहते हैं। क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, तो थोड़ा सा दिमाग आप खुद लगाओ, चलो दिमाग आप अभी मत लगाओ, आप लगाना दिमाग अब, मैं बताऊंगा। सडन पेन इन द राइट अपर एब्डोमेन, ये एब्डोमेन है सपोज, मैंने आपको रीजन बताए थे, ठीक है, रीजन बताए थे, तो कहाँ पे होता है,
गॉल ब्लैडर कहाँ पे होता है? राइट अपर एब्डोमेन, राइट अपर एब्डोमेन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? पेन होगा जहाँ पर उसकी स्ट्रक्चर है, जहाँ पे वो गॉल ब्लैडर है आपके, उस जगह का नाम लिख दो, वहाँ पे पेन तो होगा ही। पेन में बी रेडिएटेड टू द राइट शोल्डर और बैक, यहाँ भी पेन हो सकता है। नोज वॉमिटिंग एंड फीवर। डायग्नोसिस क्या करेंगे? तो सोनोग्राफी, सीधी सी बात है, सोनोग्राफी तो कराएंगे, सीटी स्कैन कराएंगे और ब्लड टेस्ट कराएंगे जिसमें एलएफटी आ गया। अब सुनो, हाँ, अब इसमें आप क्या लिखोगे? इसमें मैंने वो पैथोलॉजिकल चेंजेस क्या लिखोगे इसमें? आपको लिखना है पैथोलॉजिकल चेंजेस, बताओ। तो सर एक काम करेंगे, पैथोलॉजिकल चेंजेस में हम ये कर देंगे कि आपने बताया क्या है, इन्फ्लामेशन है इसमें, बिल्कुल इन्फ्लामेशन है। तो इन्फ्लामेशन है ना इसमें, देखो कहाँ गया इन्फ्लामेशन है। आपने बताया इसमें क्या है, इन्फ्लामेशन है। तो इन्फ्लामेशन में दो तीन लाइन तो हम ऐसे लिख देंगे, इन्फ्लामेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर, ठीक है। सेकेंड, स्वेलिंग इन द गॉल ब्लैडर, ओके। और एनलार्ज, ठीक, हाँ बिल्कुल सही, साइज बढ़ जाएगी, एनलार्ज हो जाएगा। और एबनॉर्मल कलर या फिर कलर चेंज्ड, ठीक है, ये हो गया पैथोलॉजी। मिल जाएंगे आपको नंबर। वही पैथोलॉजी में आपके क्वेश्चन 5 नंबर का तो आएगा, एक अगर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का आएगा, इससे ज़्यादा का नंबर है भी नहीं इसमें। तो 5 नंबर में आप थोड़े बहुत ये डेफिनेशन लिखोगे, ईटियोलॉजी, डायग्नोसिस लिखोगे, ठीक है। 2-3 लाइन आपको ये पैथोलॉजिकल चेंजेस की लिख देनी है, आ जाएंगे नंबर। अरे आराम से आ जाएंगे, ठीक है। फिर आता है पेनक्रियाटिस। मैं तो ये बोल रहा हूँ, अगर आपने पैथोलॉजी नहीं भी पढ़ी ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एमएसएन पढ़ रखा है आपने, सभी डिजीज के बारे में आपको पता है, डेफिनेशन वगैरह। और पैथोलॉजी में कुछ भी लिख दो, कुछ भी, मतलब इन्फ्लामेशन आता है ज़्यादातर तो इन्फ्लामेशन है तो इन्फ्लामेशन में क्या, वही साइज बढ़ेगी, इन्फ्लाम्ड हो जाएगा, पेन होगा, ठीक है। और सरफेस चेंज हो जाएगी, स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी, एनलार्ज हो जाएगा, बस 8-10 लाइन आपके मन से लिख दो। अब इतना तो नर्सिंग करे, इतना तो पता होगा ही आपको क्या लिखना है, थोड़ा बहुत आइडिया होगा ही। इन्फ्लामेशन ऑफ द पेनक्रियाज विच कैन एक्यूट एंड क्रोनिक। पेनक्रियाटिस है, पेनक्रियाज में अगर इन्फ्लामेशन हो जाए तो वो पेनक्रियाटिस कहलाता है। ये 2 टाइप का होता है, एक्यूट एंड क्रोनिक। एक्यूट मतलब कि सडन ऑनसेट हो, क्रोनिक मतलब कि लॉन्ग स्टैंडिंग हो, ज़्यादा टाइम तक हो। ये देखो, एक्यूट में क्या आएगा? एक्यूट में सडन इन्फ्लामेशन हो जाएगा, अचानक होगा, यूजुअली रिवर्सिबल होगा, वापस से ये ठीक हो सकता है। जबकि क्रोनिक में इरिवर्सिबल है, क्रोनिक में ऐसा नहीं होता। और कैन बी माइल्ड और लाइफ थ्रेटनिंग, लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है और माइल्ड भी हो सकता है। ये लॉन्ग टर्म इन्फ्लामेशन होता है। पैथोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या होगा? हाँ, एडिमा भी लिख सकते हो आप, एडिमा हो गया। भाई आपने इन्फ्लामेशन पढ़ रखा है, इन्फ्लामेशन के जो जो भी सिम्टम्स वगैरह है वो सब लिख दो, पेन हो गया, रेडनेस हो गया, कलर चेंज हो गया, सब डाल दो आप थोड़ा बहुत आइडिया से। नेक्रोसिस, हेमरेज हो गया, एकिनार सेल्स नेक्रोसिस हो गया, न्यूट्रोफिलिक इन्फ्लामेशन हो गया। अब मेरे हिसाब से तो आपको पैथोलॉजिकल चेंजेस में कोई दिक्कत ही नहीं। ट्रीटमेंट के लिए हम क्या देंगे? ट्रीटमेंट के लिए हम देंगे भाई, पेनक्रियाज में दिक्कत है, पेनक्रियाज में दिक्कत है तो सपोर्टिव केयर में आईवी फ्लूइड, ऑक्सीजन, पेन वगैरह देंगे, पेन कंट्रोल वगैरह देंगे, पेन हो रहा है तो। अब एनपीओ भी करेंगे, क्यों? क्योंकि रेस्ट द पेनक्रियाज, पेनक्रियाज को रेस्ट करने दो, उसमें उसको काम मत करने दो, क्योंकि उसमें इन्फ्लामेशन है तो उसको थोड़ा बहुत रेस्ट करने दो, इसलिए हमने आईवी फ्लूइड ऐड किया है यहाँ पर। ट्रीटमेंट अंडरलाइन कॉज, अगर गाल स्टोन है तो उसका इलाज कराओ, एल्कोहल है उसको स्टॉप कर दो, मतलब कि अगर इनके कारण हो रहा है, अगर इन्फ्लामेशन का सोर्स या कारण क्या है, ये है पेनक्रियाज के इन्फ्लामेशन का कारण ये है, तो इनको बंद कर दो, इनका ट्रीटमेंट करो। ऑस्टियोमाइलिटिस, ये क्या होता है भाई? ये आपके बोन है, बोन का इन्फ्लामेशन होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द बोन एंड बोन मेरो, इट्स कॉल्ड लेटिस। ऑस्टियोमाइलिटिस लीडिंग बोन डिस्ट्रक्शन और बैक्टीरियल इन्फ्लामेशन होता है। अब देखो, जहाँ आपको पता चल गया बैक्टीरिया के कारण होता है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन के कारण, 2-3 लाइनें और लिख दो। बैक्टीरिया है तो डब्ल्यूबीसी बढ़ेगी, पैथोलॉजिकल चेंजेस में माइक्रोस्कोपिक में डब्ल्यूबीसी बढ़ेगी। डब्ल्यूबीसी बढ़ेगी क्यों? ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन। एक लाइन और आ गई आपके लो, जो भी लाइन बोल रही है वो लिख दो, जो भी अभी मैंने बोला है वो सब लिख लो आप, और अलग से नोट्स बना लो। किसके कारण होता है ये? स्ट्रेप्टोफाइलोकोकस, और इसके कारण होता है, मोस्ट कॉमन कॉज होता है इसका, इसमें देखने को मिलता है फीवर, चिल्स, बोन पेन एंड टेंडरनेस, स्वेलिंग एंड रेडनेस ओवर बोन पर, और रेस्ट्रिक्ट मूवमेंट, मूवमेंट क्या हो जाएगा? रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, चल चल फिर नहीं पाएंगे। देखो, पैथोलॉजिकल चेंजेस में ग्रोथ, स्वेलन हो जाएगी, रेड बोन विद पस इनसाइड, डिस्ट्रक्शन ऑफ द बोन स्ट्रक्चर ऑन डेड बोन पीस, आगे वही बात। अब इसमें ये तो आपको पता है भाई, जब इन्फ्लामेशन बोन में हो गया तो स्वेलन तो आएगी, ठीक है। कलर इन्फ्लामेशन में हमेशा कलर क्या हो जाता है? रेड हो जाता है, विद पस इनसाइड। और जब बोन में इन्फ्लामेशन है तो बोन मूवमेंट नहीं करेगी। माइक्रोस्कोपिक में न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन, अब न्यूट्रोफिल्स देखा आपने, क्या होता है? डब्ल्यूबीसी का टाइप होता है न्यूट्रोफिल्स। तो जब इन्फेक्शन है तो वो इंक्रीज हो गया, तो न्यूट्रोफिल्स इंक्रीज लिख दो आप चाहे से। नेक्रोसिस ऑफ बोन, नेक्रोसिस हो जाएगा, क्यों भाई? जब वहाँ पे स्वेलिंग हो गई,
तो ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, वहाँ तक ऑक्सीजन नहीं पहुँच पा रही है तो नेक्रोसिस होगा, बस फॉर्मेशन हो जाएगा। डायग्नोसिस के लिए अपन एक्सरे कराएंगे, एमआरआई, सीटी स्कैन, ब्लड टेस्ट एंड बोन मेरो बायोप्सी करा देंगे। ये देखो डब्ल्यूबीसी इंक्रीज, क्यों डब्ल्यूबीसी इंक्रीज क्यों हुई? क्योंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। कहता है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? डिमिनिश्ड बोन ऑफ बोन मास, मतलब कि जो बोन मास होता है वो कम हो जाएगा, आ गया लो, लो बोन मास आ गया। ऑस्टियोपोरोसिस इज द सिस्टेमिक स्केलेटल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय लो बोन मास, डिटेरियोरेशंस ऑफ द बोन, माइक्रो आर्किटेक्चर्स। अब आपको नए नए नाम सुनने को मिलते हैं, क्योंकि ये लिखोगे तो थोड़ा इंप्रेसिव लगेगा एग्जाम में, ठीक है। एग्जामिनर को लगेगा हाँ भाई आती तो है भाई, ऐसे स्टूडेंट को नर्सिंग में आता तो है बहुत कुछ, तो ऐसे अगर नए नए नाम वगैरह लिखोगे तो अच्छा लगेगा। लीडिंग टू इंक्रीज्ड बोन फ्रेजिलिटी एंड रिस्क ऑफ फ्रैक्चर्स, ठीक है। अगर ऑस्टियोपोरोसिस होगा तो रिस्क, ज़्यादा रिस्क रहेगी किसकी? फ्रैक्चर की रिस्क इंक्रीज हो जाएगी और बोन फ्रेजिलिटीज़ की रिस्क भी इंक्रीज हो जाएगी। पैथोलॉजी में क्या क्या देखने को मिलेगा? पैथोलॉजिकल चेंज में लाइट वेट बोन्स, बोन का वजन है, वेट है, वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई ये बोन है, या बोन है, ये बोन है, जैसे हड्डी है, इसके अंदर बहुत सारा माल भरा हुआ है, देखो, ठीक है, मतलब। लेकिन क्या होगा अगर ये अंदर से खोखला हो जाएगा? खोखला हो जाएगा तो अंदर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो बोन क्या हो जाएगी? हल्की हो जाएगी, हल्की हो जाएगी तो कभी फ्रैक्चर होने के चांसेस रहेंगे, टूट जाएगी हड्डी, ठीक है। और क्या होगा? हाइट कम हो जाएगी आपके, हाइट भी हड्डी से बोन से होती है तो हाइट भी लॉस हो जाएगी। पोरस एंड फ्रेजिल एपिरियंस, बोन में क्या होगा? पोरस हो जाएगा। थिनिंग और कॉर्टिकल बोन ट्रेबिकल, माइक्रोस्कोपिक में थिन ट्रेबिकल्स विद वाइडर स्पेस, नॉर्मल बोन मैट्रिक्स बट रिड्यूस क्वांटिटीज, रिड्यूस क्वांटिटीज क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इंक्रीज्ड ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट मतलब कि एक तरीके से बोन डैमेज बोल सकते हैं अपन, ठीक है, समझने के लिए, तो वो हो जाएगा। अब डायग्नोसिस के लिए क्या करेंगे? डायग्नोसिस के लिए वही सेम, आप डायग्नोसिस के लिए यही डाल दो आप, सेम। ओके, अब देखो ऑलमोस्ट आपके कंप्लीट हो चुका है, थोड़े बहुत टॉपिक बाकी है, क्योंकि अब एग्जाम आ चुकी है, तो अब हम इनको ना पढ़ के हम पढ़ेंगे, मतलब कि ये तो हो गया आपके, ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, यूनिट कंप्लीट हुई। अब इसमें आपके एक तो वो बच रहा है, देखो, इन्फेक्शन, इन्फ्रैक्शन, ये चीज़ बची है जो हमने यूनिट 1 में कर ली, और भी बहुत सारे टॉपिक्स है जो हमने कर लिए हैं, ठीक है। आप अगर पूरा सिलेबस देखोगे तो एमएसएन वगैरह में, एमएसएन में, पैथो में, तो आपको कोई एक चैप्टर में है, कोई दूसरे चैप्टर में है, मतलब ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस आपकी कंप्लीट हो चुका है इस यूनिट का, ठीक है। बाकी अब भी कोई डाउट हो आपको तो एमएसएन में आपको सबको पता है कि इसकी डेफिनेशन क्या है, वो लिख दो। कोई भी डिजीज आ गई उसकी डेफिनेशन आपको पता ही होती है, ठीक है। उसके डायग्नोसिस के बारे में भी आपको पता है, क्यों? क्योंकि हमने सब एमएसएन में पढ़ लिया, ठीक है। बात आती है केवल पैथोलॉजी के बारे में, तो मैंने आपको बता दिया कि पैथोलॉजिकल चेंजेस में आपको क्या लिखना है। ज़्यादातर जो एग्जाम में आने के चांसेस है वो इन्फ्लामेशन से रिलेटेड है। देखो इसमें आपको मैं बता दूँ इंपॉर्टेंस, एमएसएन में, सॉरी पैथो में, पैथो में तो आप याद कर लेना कैंसर या कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स, ठीक है, जो हमने पैथो सेकंड में पढ़ रखा है, जाके देखो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपके मेनिंजाइटिस, क्या? मेनिंजाइटिस, ये भी है इंपॉर्टेंस, ठीक है, ये भी करा रखा है उसी में। इसमें से अगर चांसेस है आने के तो वो है एथेरोस्क्लेरोसिस के, ठीक है, किसके? इसके आने के चांसेस है। बाकी इसमें से कोई ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है जो आए, ठीक है। टीबी, सीओपीडी वगैरह फिर भी पढ़ा तो दिया आपको, करके आना, इसी में से आएंगे टॉपिक, जो भी चैप्टर्स वगैरह सब इसी में से आएंगे। और पैथोलॉजी में आपको क्या लिखना है मैंने बता दिया। पैथोलॉजिकल चेंजेस लिखो, हेडिंग उसमें लिख दो, फर्स्ट पॉइंट लगे इन्फ्लाम्ड सेल्स, ठीक है, सेल इन्फ्लाम्ड हो गई तो सेकंड हाइपरट्रोपी लिख दो, हाइपरप्लेजिया लिख दो, मतलब कि सेल की संख्या ज़्यादा होगी, सेल नंबर ऑफ सेल इज इंक्रीज। सेकंड साइज, मतलब एनलार्ज हो गया, और एनलार्ज ऑर्गन हो गया, ठीक है, स्वेलिंग हो गई, ब्लड सप्लाई बढ़ गई, ठीक है, कुछ तो ऐसे डाल, ब्लड काउंट है वो इंक्रीज हो गया, तो ये सब आप लिख के आओ, नंबर आएंगे, अच्छे आएंगे। अब बात आती है वन शॉट वाली, वन शॉट की। वन शॉट आपके 1 या 2 दिन में स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, सभी सब्जेक्ट्स के, प्लस मॉडल पेपर। मॉडल पेपर का याद रखना, पिछले बार भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन मिले थे, मैसेज वगैरह भी आए थे, जैसे मॉडल पेपर में से बहुत कुछ मिले हैं, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही है। तो इससे क्या है, एक तो आपका पेपर का पैटर्न है, वो आप कैसे पैटर्न आएगा वो आपको पता चल जाएगा मॉडल पेपर से। मॉडल पेपर बन के तैयार है, बस सॉल्यूशन डालना बाकी है, ठीक है। तो मिलते हैं नए लेक्चर में, नोट्स आपको इसके टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, जाओ देखो, ठीक है। राधे राधे।